Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. माई नेम इज़ रिफत जहाँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमने इस चैप्टर के कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था। हमने कार्बन देखा था, हमने वाटर को स्टडी किया था, इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी, कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, इनके रोल देखा था, इनकी सोर्सेज देखी थी। उसके बाद हमने उसी लेक्चर वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया था और मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स तक की क्लासिफिकेशन पढ़ा दी है। आज की लेक्चर वीडियो में हम सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे, जो कि है ओलिगोसेक्राइड। चलिए जी, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। आप टॉपिक देख लें। आज हमने स्टडी करना है ओलिगोसेक्राइड्स को। इससे पहले मोनोसेक्राइड्स थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि वो और ये थोड़े लिंक्ड हैं। हमें पता चलेगा कि हम कैसे मोनोसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये सारी चीजें कैसे प्रोसीड करती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी। अगर मैं थोड़ा सा मोनोसेक्राइड्स आपके साथ डिस्कस करूं, इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर डिफरेंस पूछना है तो आप लिखने के कैपेबल हो जाए। चलो जी, मोनोसेक्राइड्स मैंने आपको बताया था कि ये सिंपलेस्ट शुगर है। क्लियर है? क्यों सिंपलेस्ट था? क्योंकि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का कह सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स के होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स इनमें कंबाइन नहीं करते थे। जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं कर रहे थे तो उनमें कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बनती। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि वो इजीली सोल्यूबल हो जाती हैं। ये कुछ चीजें जो हमने डिस्कस की थी। फिर हमने इसकी अल्डिहाइड फॉर्म भी देखी थी, कीटो फॉर्म भी देखी थी। ये तो हो गए थोड़ा सा पिछले मोनोसेक्राइड का ओवरव्यू। अब हम ओलिगोसेक्राइड्स का डिस्कस करेंगे। थोड़े से चेंजेस हैं, वो कौन से चेंजेस हैं वो हम वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है ओलिगोसेक्राइड जब हम बात करेंगे तो पहले हमने कहा था कि पहले सिर्फ हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स में, हमने पढ़ा था ना ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, ये जाके कहाँ तक जाते थे, ये हेप्टोसिस तक जाती थी बात। ठीक है, लेकिन वो एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पे हमने उनको क्लासिफाई किया था कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ट्रायोसिस भी हो सकते हैं, वो टेट्रोसिस भी हो सकते हैं, पेंटोसिस भी हो सकते हैं। मतलब 3 कार्बन से स्टार्ट हो रहे थे और वो 7 कार्बन तक जा रहे थे। ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं 2 मोनोसेक्राइड्स जब कंबाइन करेंगे तो उसको ओलिगोसेक्राइड्स कह देंगे। क्लियर है? एक पॉइंट आ जाता है और इसमें ही हम वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी इनकी सोल्युबिलिटी बताऊंगी, इसके टेस्ट के बारे में बताऊंगी, इनके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम लोग कुछ देखेंगे और कुछ इनकी एग्जाम्पल्स वो हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो जाए कि हमने इस टॉपिक में पढ़ना क्या। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि दे आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। देखिए, कंपैरेटिवली की बात अगेन कंपेयर कर रहे हैं हम मोनोसेक्राइड से, क्योंकि जो मोनोसेक्राइड हमने इससे पहले पढ़े, मैंने आपको कहा था कि वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। हमने लेस का वर्ड यूज नहीं किया, इसीलिए मैंने आपको आज की लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका भी ओवरव्यू दिया ताकि हम कंपेयर कर सकें। और जब हमने इसका कंपेयर किया तो हमने कहा कि जी ये कंपेरेटिवली लेस सोल्यूबल है। किसके से लेस सोल्यूबल है? मोनोसेक्राइड से लेस सोल्यूबल है। इसका एक पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने, टेस्ट बता दिया। और दूसरी बात हमने कहा कि ये लेस स्वीट है। और दूसरी पॉइंट हम बात करेंगे कि दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। बेटा, इससे पहले जो हमने मोनोसेक्राइड्स डिस्कस किए थे, हमने कहा था कि वो जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो सोल्यूबल होते हैं, इजीली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमने ग्लूकोज देखी थी। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस करना है ओलिगोसेक्राइड, उसका हमने पॉइंट बोला कि ये लेस सोल्यूबल है। जैसे कंपैरेटिवली बड़े मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है ना। ओलिगोसेक्राइड में तो 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, मोनोसेक्राइड में तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल था। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेन में बढ़ते जाएंगे, ओलिगोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड तक की बात जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो वाटर में क्या है, वो वाटर में लेस सोल्यूबल है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। वो लिखा हुआ है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसेक्राइड्स यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। देखिए, हमने पीछे तो इसमें कोई बात ही नहीं की थी। हमने पीछे बात की थी कि जी वो ट्रायोसिस हो सकते हैं, टेट्रोसिस हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पे हमने बात की थी। ऑन हाइड्रोलाइसिस, अब आपको हाइड्रोलाइसिस वाला वो वर्ड मैंने पीछे भी क्लियर किया था। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर है? तो क्योंकि ओलिगोसेक्राइड वो हम कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा, कितना ज्यादा, वो कह रहे हैं 2 to 10, 2 से ज्यादा वो कह रहे हैं कि 10 जब मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तब उनको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। 10 से ज्यादा हम नहीं कहेंगे।
अगर हम 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स की बात करेंगे तो वो बात पॉलीसेक्राइड्स तक चले जाएगी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो कम्बिनेशन होता है या तो 2 मोनोसेक्राइड्स का या फिर मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड्स जब मिलेंगे तो हम उनको उन एग्जाम्पल्स को हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ठीक है, 2 मोनोसेक्राइड्स जो है उसकी एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा हुआ है, माल्टोसिस लिखा है, सैक्रोसिस लिखा है, लैक्टोसिस लिखा है। इनके कैसे 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं माल्टोज की एग्जाम्पल लूँ, आपकी बुक में लिखा है माल्टोज, और आपको पता है माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा। क्लियर है। अब आपको पता है कि जो ग्लूकोज है, हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी वो मोनोसेक्राइड्स में, तो ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है ना, तो हमने कहा कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, जब 2 या 10 तक के मोनोसेक्राइड्स मिले तो ओलिगोसेक्राइड होता है। तो जब मैंने आपको माल्टोज की एग्जाम्पल दी तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जी माल्टोज में जो 2 ग्लूकोज हैं वो एक्चुअली 2 मोनोमर्स ही है ना, क्योंकि वो मोनोसेक्राइड्स की एग्जाम्पल है, तो वो 2 मोनोमर्स यूनिट्स भी हैं। तो जब 2 मोनोमर यूनिट्स या 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो वो ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे, और क्राइटेरिया हमने कह दिया कि 2 से 10 तक का। अब देखिए एक डिफरेंस आता है कि वहां तो ट्रायोसिस से हेप्टोसिस तक की बात थी, और ये 2 to 10 मोनोमर्स, ये क्या है, देखें वो नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे हमने जो है वो कैटेगराइज किया था, वहां मॉलिक्यूल एक ही था, मॉलिक्यूल एक ही था, लेकिन उस मॉलिक्यूल्स के हमने नंबर ऑफ कार्बन देखे थे कि वो मॉलिक्यूल जो 3 नंबर ऑफ कार्बन है उसको हमने क्या कहा, वहां से लेके हमने 7 तक की बात की थी। यहाँ हम 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर्स यूनिट के अटैच होने के बाद जो बनता है उसको ओलिगोसेक्राइड कह रहे हैं। क्लियर। आई थिंक आपको वो कार्बन नंबर की बेसिस पे डिवीजन और मोनोमर्स की जो है वो अटैचमेंट वो क्लियर हो गई होगी। हमारा जो है 3rd पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। हम 4th पॉइंट में मूव ऑन करते हैं, जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे पॉइंट्स आपको मजीद क्लियर होता जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि द वंस यील्ड्स 2 मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड डाइसेक्राइड्स। देखिए डाइमीन आपको पहले पता है, डाइमीन कहते हैं 2, कहते हैं कि जब हम जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो कहते हैं हाइड्रोलाइसिस क्या मतलब ब्रेक डाउन करना है किसी भी कंपाउंड्स को। जब हम तोड़ते हैं पानी की प्रेजेंस में तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद यील्ड क्या देते हैं, तो कहते हैं कि अगर हम 2 मोनोसेक्राइड्स को देखें तो 2 मोनोसेक्राइड्स जो हमें यील्ड देंगे या 2 मोनोसेक्राइड्स को हम डाइसेक्राइड्स भी कहते हैं। इसी तरह बेटा 3 मोनोसेक्राइड्स के यूनिट जब कंबाइन होगा तो वो ओलिगोसेक्राइड्स की एग्जांपल, लेकिन उसको हम ट्राइसेक्राइड्स भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्राइड्स। इसी तरह टेट्रासेक्राइड्स, इसी तरह टेट्रा से लेके, क्योंकि हम 10 की बात करें तो डीकासेक्राइड्स तक जाएगा बात। क्लियर है। अब हमने बात की डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, सो ऑन जो है वो 10 मतलब डेका तक ये बात जाएगी। और ये अगेन ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिवीजन नहीं हो रही, हम लोग 2 या 10 तक के जो मोनोसेक्राइड्स मिलाएंगे तब ओलिगोसेक्राइड बनेगा। ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल होगी और उसको डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटासेक्राइड कहेंगे। क्लियर है। चलेंगे, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मोनोसेक्राइड्स कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए मैं जब आपको ओलिगोसेक्राइड्स की एग्जांपल डिस्कस करूंगी ना आपके साथ, हम जब माल्टोज जैसा कि देखेंगे, माल्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, लाइक ग्लूकोज का ग्लूकोज के साथ लिंक देखेंगे, ग्लूकोज का फ्रक्टोज के साथ जब लिंक करेंगे तो एक्चुअली हम कर के रहे हम लोग, जो मैं आपको बताऊं माल्टोज जो है ना वो डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल है। क्यों डाइसेक्राइड की, क्योंकि माल्टोज में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे तभी तो वो एक डाइसेक्राइड बनेगा, और उसको हम ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल देते हैं। क्लियर। क्यों ओलिगोसेक्राइड, क्योंकि हम कहते हैं कि वहां 2 मोनोमर्स अटैच है, 2 मोनोमर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तब वो जो एक डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल बनेगा वो हम कहेंगे वो ओलिगोसेक्राइड की ही एग्जांपल है। अब हमने बात की कि जब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उनको हम डाइसेक्राइड बॉन्ड कहते हैं। सॉरी डाइसेक्राइड कह रही हूँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कैसे ग्लाइकोसिडिक, वो किन किन कार्बन के दरमियान होगा वो हम जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हुए मैं आपको बताऊंगी। ये क्लियर हो गया कि जब हम ओलिगोसेक्राइड के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उनके दरमियान जो 2 या 10 तक के मोनोमर्स के दरमियान जो लिंकेज होगी उनको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कहते हैं कि इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड जो है, इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड वो माल्टोज होते हैं, सेक्रोज हैं, लैक्टोज हैं। आपकी बुक में इन तीनों की एग्जांपल है। माल्टोज क्यों ये अच्छा डाइसेक्राइड है, इसका मतलब कि ये ऐसे डाइसेक्राइड्स हैं जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो वो डाइसेक्राइड बनेगा, ऐसे ही है ना। अब 2 मोनोमर्स मिलेंगे कौन कौन से, यहाँ जो माल्टोज में 2 मोनोमर्स या 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे वो होते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज।
जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब माल्टोज बनेगा, और माल्टोज क्या बनेगा, फिर माल्टोज डाइसेक्राइड होगा। इसी तरह सक्रोज की बात करें तो सक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है और सक्रोज शुगर बनती है। इसी तरह लैक्टोज शुगर जो है उसकी बात करें तो उसमें एक जो है वो ग्लूकोज और दूसरा ग्लैक्टोज जब मिलेंगे मॉलिक्यूल्स, तब ये दोनों मॉलिक्यूल मिलने के बाद वो डाइसेक्राइड बनेगा और उसको हम लैक्टोज कहते हैं। एक बात करें, एक बात और बता दूं, माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, इसी तरह सक्रोज को हम कैन शुगर भी कहते हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, इसी तरह लैक्टोज जो है उसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्लियर होगी ये सारी बातें। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब हमने इन जो मैंने इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स डिस्कस किया आपके साथ, इनको हम वन बाय वन डिटेल से जो है वो स्टडी करते जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इनकी कुछ जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस जो है वो देखेंगे। कहते हैं कि जी माल्टोज जो है उसका मैंने आपको बता दिया, माल्टोज कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर में दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होंगे और माल्टोज बनेगा। अब मुझे ये बताएंगे आप, क्योंकि मुझे बताएं इन दोनों के दरमियान, ये जब दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा। आई होप आप सबके माइंड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही आया होगा, क्योंकि हमने बात की कि जब भी डाइसेक्राइड्स अटैच होंगे या ओलिगोसेक्राइड्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स 2 या 10 तक के मोनोसेक्राइड्स अटैच होंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं माल्टोज के बारे में। तो कहते हैं कि जी ये भी अगेन क्या है, एक डाइसेक्राइड। क्यों? क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक ही मॉलिक्यूल ये है, तो दो मॉलिक्यूल बना, डाइसेक्राइड है दैट कंबाइन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसकी हम अगर अक्रंस देखें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहते हैं जी फाउंड इन सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स होते हैं, इन एंड इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक एज अ रिजल्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन। कहते हैं कि अगर हम माल्टोज की अक्रंस की बात करें, ये सीरियल में भी होता है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में भी होता है। जब स्टार्च की डाइजेशन हो रही होती है तो उसकी डाइजेशन के रिजल्ट में जो हमें मिल रहा होता है, जो ग्लूकोज या आप कह सकते हैं जो शुगर फॉर्म वहाँ फॉर्म करती है वो माल्टोज होती है। और इसकी एक और अक्रंस बात कर ली हमने। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी माल्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा बॉडी एंजाइम जो है वो यूज होता है, तो हमने कहा इट इज डाइजेस्टेड बाय माल्टेज एंजाइम। हमारी बॉडी में माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम है जो हमारे फूड की आप कह सकते हैं डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। जैसे आपने देखा होगा अमाइलेज जो है वो भी एक एंजाइम है। अमाइलेज एंजाइम भी हमारे डिफरेंट जो है फूड की पार्टिकल्स की या फूड आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करती है। लेकिन माल्टेज एंजाइम जो है वो स्पेशली माल्टोज शुगर की ब्रेक डाउन करवाने के लिए एंजाइम यूटिलाइज करता है या इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सक्रोज की बात करें तो अगेन ये सेकंड एक इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है, क्योंकि डाइसेक्राइड कह दिया इसका मतलब इसमें दो मोनोसेक्राइड्स अटैच होंगे। दो मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से अटैच होंगे वो डिटेल इधर लिखी हुई है कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल जब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप कहेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के दरमियान जब ये दोनों अटैच होंगे उसके रिजल्ट में ये डाइसेक्राइड बनेगा। और कौन सा डाइसेक्राइड बनेगा, इन दोनों को होल कहेंगे, ये सक्रोज है, कैन शुगर है। क्लियर है। कह रहे हैं कि कंटेनिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ ऑफ विच आर रिड्यूसिंग शुगर। अब बेटा नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर का मैं आप यहाँ डिफरेंस बताना जरूरी समझती हूँ, और आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में भी मेंशन है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए रिड्यूसिंग शुगर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर फ्रीली आप कह सकते हैं कि फ्री फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। हमने जैसे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था ना, तो हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर का जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्डिहाइड है, इसीलिए तो ग्लूकोज हमने कहा कि एक अल्डोज शुगर है। तो हमने एक बात की थी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो उसकी टर्मिनल पोजीशन पे अटैच होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसके या ग्लूकोज या फ्रक्टोज सेम इन दोनों में क्या होता है, फ्रीली अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप। जिन शुगर में फंक्शनल ग्रुप फ्रीली अटैच होता है उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और बेटा जिनमें नहीं अटैच होता फ्रीली उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया डिफरेंस। रिड्यूसिंग शुगर की आपकी एग्जांपल्स भी पता होगी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप फ्रीली अटैच होता है। अब अगर हम सक्रोज के फंक्शनल, अच्छा सक्रोज की अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो वो है C12H22O11। अब बात आती है कि ये कैसे, तो ये दोनों का कम्बिनेशन है ना, तभी तो सक्रोज बनेगा। सक्रोज क्या है, सक्रोज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन। अब मेरी बात सुने, ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है क्या होता है, C6H12O6। इसी तरह फ्रक्टोज का नंबर ऑफ कार्बन आप देखेंगे कि फ्रक्टोज में नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं, और जितने इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन और ग्लूकोज के हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन को अटैच करके उन्होंने कंबाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला सक्रोज का लिखा, क्योंकि सक्रोज जो है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही तो सक्रोज हम बोलेंगे कि ये सक्रोज है।
अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि अगर इनकी अकरंस देखें या ऑब्टेन देखेंगे, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, कहते हैं इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर कैन। मैंने इसलिए आपको स्टार्ट से बता दिया कि शुगर, इसको हम कैन शुगर भी कहते हैं। कहते हैं कि हम इसको गन्ने वगैरह से, शुगर बीट हो गया, डाइजेस्टेड बाय, अब इसकी एंजाइम ये अगर हमने सक्रोज की डाइजेशन करवानी होती है तो कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होता है, हमें कौन सा एंजाइम यूटिलाइज करना पड़ता है, हमें लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम जो है वो यूटिलाइज करेंगे हम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सक्रोज। क्लियर। अब एक डिफरेंस देख ले, माल्टोज की जो हम डाइजेशन करवा रहे थे वो उसके लिए हम करवा रहे थे माल्टेज एंजाइम। सक्रोज की अगर हमने बॉडी में डाइजेशन करवानी होती है उसके लिए जो एंजाइम वर्क करता है उसको कहते हैं लैक्टेज एंजाइम। आई थिंक आपको सक्रोज भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से बहुत। अब हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जो कि हमारा थर्ड एग्जांपल है और वो है लैक्टेज या लैक्टोज। हम बात करेंगे। अच्छा, अब थर्ड इंपॉर्टेंट अगेन ये क्या था, पीछे हमने डिस्कस किया, ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है। अगेन डाइसेक्राइड है तो दैट मीन्स कि उसमें दो मोनोसेक्राइड के यूनिट लगे होंगे, एक ग्लूकोज होता है दूसरा ग्लैक्टोज होता है। इन दोनों की जो है वो अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और तब वो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। क्लियर है। कहते हैं कि डाइसेक्राइड दैट कंटेन, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब अटैच होगा तो हम कहेंगे कि वो एक लैक्टोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगेन इसको मिल्क शुगर कहते हैं, मैंने आपको बताया, और इट इज फाउंड इन मिल्क। अब इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कि जी लैक्टोज की डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे लैक्टेज एंजाइम। क्लियर है। लैक्टेज एंजाइम ही लैक्टोज की डाइजेशन करता है और लैक्टेज एंजाइम ही सक्रोज की जो है वो डाइजेशन करता है। एक और मेन पॉइंट आ गया कि जी सक्रोज और लैक्टोज की डाइजेशन जो है वो सेम एंजाइम करते हैं जो कि है लैक्टेज एंजाइम। हाँ, माल्टोज की जो है वो डाइजेशन माल्टेज एंजाइम करते हैं। क्लियर है। चलें जी, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं और इस नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर किसका है, इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, इनकी वाटर की रिमूवल कैसे हो रही है, वाटर रिमूव होने से इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है। फिर हम इनकी पोजीशन की बात करेंगे कि ये जो बॉन्ड बना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उनके दरमियान जो पोजीशन है वो क्या है। ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया और एक हमने किसका मॉलिक्यूल लिया, एक हमने लिया फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। अब आप मुझे बताएं ये बेसिकली एग्जांपल किसकी है। अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के साथ फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल अटैच करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो सक्रोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया कि जो सक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के अटैचमेंट के बाद जो है वो फॉर्म होता है। क्लियर है। एक बात क्लियर होगी कि हम सक्रोज की एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर जो है वो फॉर्मूला ड्रॉ करती हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है C6H12 एंड O6। क्लियर है। इसी तरह अगर हम फ्रक्टोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H10 एंड ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 5। क्लियर है। सो ये जो है ये मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ किया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने आपको बताया ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। क्लियर है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन ग्लूकोज में 6 है, हाइड्रोजन का नंबर 12 है, ऑक्सीजन का 6 है। इसी तरह फ्रक्टोज में 6 जो है वो कार्बन होता है, 10 हाइड्रोजन होता है, 5 ऑक्सीजन होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमने सक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस किया तो वो मैंने आपको बताया था कि C12H22O11 जब आप कंबाइन करेंगे तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो वहां तक चले जाएंगे। अब हमने यहाँ तक की बात कर ली। आप इसके अगर नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करें तो यहाँ भी 6 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ भी 6 है। अगर हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहाँ 10 है, यहाँ 12 है। क्लियर है। चलो जी, एक बात आती है, देखें यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फ्रक्टोज का है और ये जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्या होगा हाइड्रोजन। ये जब दोनों रिमूव होंगे तो बेटा क्या रिमूव होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान से, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान से वाटर जो है वो एलिमिनेट करेगा। जब वाटर एलिमिनेट करेगा तो मुझे बताएं बेटा बच क्या गया, पीछे ऑक्सीजन बच गया ना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, ये दोनों के दरमियान जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर। तो बेटा वो जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है।
क्लियर है। अब हमने एक और बात मैंने आपसे डिस्कस करनी है, ये जो दोनों है आपको पता है ये दोनों मोनोसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड है। जब ये दोनों मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो ये किसकी एग्जांपल है, ये वन डाइसेक्राइड की एग्जांपल है। जब हमने वन डाइसेक्राइड की एग्जांपल दे दी और हमने फिर स्पेसिफिकली बता दिया बेटा कि ये सक्रोज की एग्जांपल है, सक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्मेशन से बनता है, तो हमने बात की कि बेटा अब यहाँ आप देखें कि 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मैंने आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर करना है 1,2 का क्या मतलब है। अब अगर आपको बताऊं ग्लूकोज के बारे में, तो बेटा आपको पता है ग्लूकोज जो है वो एक अल्डो शुगर है, क्लियर है। फ्रक्टोज होती है वो एक कीटो शुगर है। क्यों कीटो शुगर है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप लगा होता है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहां ग्लूकोज में जो है वो हाइड्रो जो अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, इसीलिए तो हम इसको अल्डो ग्रुप शुगर कहते हैं। अब एक बात आती है कि जब मैंने आपको बताई थी ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मैंने आपको स्ट्रेट चेन का बताया था, तो आपको बताया था कि जो ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है वो ग्लूकोज की टर्मिनल पोजीशन मतलब कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है। और अगर हम कीटोन ग्रुप की बात करें तो आपको पता है कीटोन ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन पे अटैच होता है, आगे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे आके अटैच होता है कीटोन का ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए इनके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज के दरमियान बनेगा। यही वजह है कि हम इनको 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा, काफी सारी चीजें क्लियर करनी थी, जरूरी थी, वो भी हो गई। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ आ गई, 1,2 का क्या मतलब है मैंने आपको पोजीशन भी बता दी। हमने कहा कि एक डाइसेक्राइड का मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 मोनोसेक्राइड अटैच है, और मैंने आपको बता दी कि ये सक्रोज की एग्जाम्पल। क्लियर है, ये सारी स्ट्रक्चर्स भी क्लियर है, आपकी बुक में स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। अब आगे ये देखेंगे ये पॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें बहुत सारे पॉली जो है वो मर्ज ऑफ मोनोसेक्राइड अटैच है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पॉलीसेक्राइड बनेगा। इसको डिटेल से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। आपको पता है ओलिगोसेक्राइड्स कहाँ तक थे, ओलिगोसेक्राइड्स थे कि 2 एट लीस्ट 2 मतलब डाइसेक्राइड्स मतलब 2 मोनोसेक्राइड्स की अटैचमेंट या ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसेक्राइड्स अटैच करेंगे। जब 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स अटैच करेंगे ना तो बेटा वो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन बनती है मोनोसेक्राइड्स की। वो जो पूरा अटैचमेंट होकर जो कार्बोहाइड्रेट बनेगी उसको हम पॉलीसेक्राइड्स के तौर पर क्लासीफाई करते हैं। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और कुछ चीजें आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ मैं आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ पॉलीसेक्राइड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।